कल की शानदार रिकवरी के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से मजबूत शुरुआत के हैं आसार। वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कैसे रहेगा ट्रेड, क्या होगी रेंज और क्या करें आप, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि दो बैक टू बैक बड़े एक्शन वाले दिनों के बाद आज थोड़ी सुस्ती के रहेगी या फिर बाजार फिर से बड़ा मूव दिखाएंगे। दोनों तरफ का ट्रेंड दिख रहा है, दोनों तरफ का ट्रेंड, एक तरफ ग्रीन है एक तरफ रेड है, बैलेंस हो गए। बिल्कुल। तो देखते हैं आज के सेशन में। शुरुआत करने के पहले देख लेते हैं संकेत किस तरह के आते हैं। संकेत है तेजी रही डाउ में, लेकिन नैस्डैक थोड़ा लाल निशान में और S&P फ्लैट बंद होता हुआ दिखा है। उतार चढ़ाव वहां भी था, एक बार मजबूत शुरुआत, फिर कमजोरी और फिर शानदार रिकवरी। अच्छी बात यह कि दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार। इसके अलावा दूसरा एक्शन सोने चांदी का है। 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर आ चुका है सोना और चांदी दोनों ही। एक बड़ा डेवलपमेंट, सरकार शीतकालीन सत्र में बिल पास करने की तैयारी में, और बिल ये है कि हिंदुस्तान में निजी क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगने की तैयारी में है और साथ ही आरबीआई अपनी तरफ से एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। ये सारे डेवलपमेंट आज देखने होंगे। इसके अलावा एक बड़ी राहत वाली खबर आती हुई दिख रही जो कि सेंटिमेंट बूस्टर है। जो 1 दिसंबर से नया नियम बन चुका था, लागू होना था कि अब वायदा कारोबार में 100% आप शेयर नहीं दे पाएंगे मार्जिन में, 50% अपफ्रंट कैश मार्जिन देना होगा। इसकी डेट आगे खिसक गई है 3 महीने से। 28 फरवरी के बाद ये नियम लागू किए जाएंगे। तो ढेरों खबरें हैं आज जहां पर बाजार रिएक्ट करने के लिए हैं तैयार, और इन्हीं सब खबरों पर अनिल जी की भी राय जानेंगे। मार्केट स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है ये भी जानना है, और जो आपकी पोजीशंस है वहां पर कैसा हाल रहेगा। एक्सपायरी से एक दिन पहले का एक्शन है सर, और इस बड़ी बात से ही बात करते हैं। जो 50% अपफ्रंट कैश मार्जिन देना था, जो कोलैटरल नियमों की टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है, कितना सिग्निफिकेंट है ये? क्योंकि कहीं ना कहीं डर इसका भी बना हुआ था क्योंकि अगले हफ्ते से ये लागू होने वाला था सर। बिल्कुल शॉर्ट टर्म रिलीफ है दीप जी। और अगर पिछले 4-5 सेशन में जो इस पे कमजोरी हुई है, और स्पेशली आखिरी 2 सेशन में जी, उसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन इस बात का भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि मैं बाजार के कुछ लोगों से बात कर रहा था कल देर रात ये सर्कुलर आने के बाद, मुझे लगा कि मार्जिन तो देना ही है ना जी। तो उनका ये कहना था कि नहीं, 50% कैश मार्जिन आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट बढ़ाता है, क्योंकि शेयर्स बड़े, और स्पेशली ये रिलीफ बड़े एफएनओ ट्रेडर्स के लिए है, या फिर जो प्रॉप बुक में ट्रेड करते हैं ब्रोकर्स, उनके लिए उनके पास शेयर इन्वेस्टमेंट के तौर पर होते हैं। अभी आप 100% शेयर दे दीजिए, लेकिन अगर आप शेयर नहीं दे पाएंगे, कैश देना है, तो जाहिर सी बात है या तो उन्हें अपने शेयर बेचने हैं, और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी कुछ कैश मार्केट में बिकवाली जो हुई है, डिलीवरी बेस्ड बिकवाली, उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्हें कैश रेज करना पड़ेगा। तो ये एक 3 महीने की रिलीफ तो है, 3 महीने की रिलीफ। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बट एक चीज़ अच्छी है दीप, जो ये कि टाइमली फैसला हुआ है, अगर एक्सटेंड करना भी है तो, क्योंकि 1 दिसंबर अगर आप ये महीने के आखिर में कहें, अब भी आज और कल 2 दिन एक्सपायरी के बचे, करेक्ट। तो मुझे लगता है एक ये बिकवाली रोकने में मदद करेगा। दूसरा, अगर लोगों ने बिकवाली की है और वो वापस खरीदना चाहें तो शायद उनके लिए भी 2 दिन का वक्त है कि फिर से पोजीशन बनाना हो। हालांकि हो सकता है निचले स्तरों पर बिकी और अब खरीदना पड़े, वो एक अलग बात हो सकती है, बट फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं, रिलीफ है। सेंटीमेंट ठीक करने के लिए एक अच्छी खबर मानी जाएगी। अच्छी खबर मानी, चलिए ठीक है। तो रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आता, पर रिलीफ नहीं है सर हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। बड़ी खबर सरकार की तरफ से आती हुई, बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। थोड़ी क्लैरिटी इस पर चाहिए, बट कैसे समझे ये जो बात की जा रही है कि प्राइवेट क्रिप्टोज पर बैन लग सकता है? जो क्लैरिटी चाहिए वो हम दिन में आप देने की कोशिश करेंगे, दिन के दौरान की क्या कुछ और हो सकता है। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक कानून लाने वाली है। इस कानून में ये होगा, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उस पर रोक लगेगी। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या, दुनिया भर में, देश भर में जितनी क्रिप्टो करेंसी इस वक्त ट्रेड हो रही है, बिटकॉइन से लेकर बाकी सारे, वो प्राइवेट ही है जी। कोई भी एक सरकारी क्रिप्टो तो कोई है नहीं। एब्सोल्युटली ठीक है, इन पर बैन लगेगा। अब बैन किस तरह से लगेगा? 2 तरीके से हो सकता है बैन। एक तरीके से ये हो सकता है कि आप लेन देन के तौर पर इसे करेंसी ना माने जी, कि अगर मैंने समझिए आपसे कुछ सर्विसेज लिए, उसके बदले में मुझे आप पेमेंट करना है, या मैंने आपसे गाड़ी खरीदी, मैंने कहा मैं आपको क्रिप्टो में पेमेंट करूंगा, ये करेंसी हुई, तो करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। एक बैन वो होता है। दूसरा बैन वो होता है कि आप इसे एसेट के तौर पर ही नहीं खरीद बेच सकते। ठीक है, जैसे आप गोल्ड एसेट के तौर पर खरीद बेच सकते हैं, बिल्कुल। आप किसी को चाहें तो गोल्ड में भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड करेंसी नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल। सेम वे क्रिप्टो भी करेंसी नहीं होगी, लेकिन क्या एसेट के तौर पर आप उसे होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी इस पर क्लैरिटी आना बाकी है।
बिल्कुल ये पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जिस तरह से लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एज अ एसेट क्लास सरकार इसको बहुत ज़्यादा फेवर करने के मूड में है नहीं। या तो बंद करेगी, या अगर बंद नहीं करेगी तो उसे इस तरह से रेगुलेट करेगी कि उस पर पूरी नज़र रहे। अब कितनी रख पाएंगे ये अपनी जगह है, तो ये सारी चीज़ें क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन एक तरह से मैं ये देखता हूँ दीप, ये भी इक्विटी मार्केट के लिए एक सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर है। अगर हिंदुस्तान में 10 करोड़ क्रिप्टो ओनर्स हैं, 8 करोड़ डीमेट अकाउंट है, तो आप समझ सकते हैं 150 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी का इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड पैसा बनाने का, वहां 8 करोड़ डीमेट अकाउंट, उसमें से भी 3 करोड़ तो पिछले 1 साल में खुले, है ना। 1 साल पहले जाए तो 5 करोड़ खुलने में हमें इतना टाइम लग गया, 150 साल, और 5 साल नहीं लगा 10 करोड़ पहुंचने में। एवरेज एज क्रिप्टो ओनर की कितनी है? 24 साल। वाओ। एवरेज अमाउंट जो लोग होल्ड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में हिंदुस्तान में 9,000 रुपए। ये कुछ डेटा है जो आई ओपनर है। 62% लोग ऐसे हैं क्रिप्टो ओनर्स जिन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में किया है। पहला इन्वेस्टमेंट, वो एफडी भी नहीं है, वो गोल्ड नहीं है, म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा, म्यूचुअल फंड नहीं है, डायरेक्ट इक्विटी नहीं है, कोई आईपीओ नहीं है, क्रिप्टो है। तो सीधे क्रिप्टो से शुरुआत। ये डेटा बताते हैं कि क्यों सरकार को कानून लाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, है ना, डेफिनेटली। क्योंकि देखिए, अगर आप सोच समझ कर निवेश कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस में निवेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा, ये पैसा बनेगा, आप जान समझ कर करें, कोई हर्ज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा 0 भी हो सकता है या 10 गुना भी हो सकता है, वहां तक ठीक है। लेकिन ये बात सबको नहीं पता है। हो सकता है कुछ क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडर्स हैं, माइनर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, इस बात को जानते हैं। तो इन सब पर क्लैरिटी लाने के लिहाज से सरकार ये कानून लेकर आ रही है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत सही है। एक और डेटा आपको दूं जी सर, आप दंग रह जाएंगे जी। आज हिंदुस्तान में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग 8 करोड़ हैं, यानी मुश्किल से 7% जी। अमेरिका में 45% से ज्यादा है। ठीक है जी, 45% लोग अमेरिका के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। एक डाटा और देता हूं, क्रिप्टो करेंसी में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप ये समझिए कि क्या कहना चाहिए मुझे, समझ की कमी है। बेसिकली वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चीज है। अगर समझकर पैसा लगाए बहुत अच्छी बात है, बिना समझे लगाने के जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कानून नहीं बनाते हैं, रेगुलेशंस नहीं लाते हैं, लोगों को नहीं समझाते हैं, तो कल भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, किसी बिटकॉइन में, किसी थेरियम में, या किसी और किसी करेंसी में बस्ट हो जाए, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, सरकार सो रही थी क्या? करेक्ट। आरबीआई सो रहा था क्या? करेक्ट। तो टाइमली इन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अगर कामकाज होता तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं जहां 45% डेवलप्ड कंट्री, सबसे डेवलप्ड कंट्री, उसमें लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं। यहाँ हमारे 7% लगाते हैं। हमारे यहाँ 10 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। अमेरिका में मालूम है कितना? नंबर 2 पर अमेरिका है जी, 2 करोड़ 75 लाख। 1 और 2 में इतना फर्क है। हम 10 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका जहाँ इन्वेस्टमेंट का कल्चर इतना है कि इक्विटी में 45। मैं कोई इक्विटी मार्केट का कंपेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इन्वेस्टमेंट को एक कंपेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विटी और आप क्रिप्टो से छोड़ के इक्विटी में लगाइए, आप जहां लगाना वहां लगाइए। और मैं न क्रिप्टो के अगेंस्ट में हूं न फेवर में हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और सोच समझ कर लगाएं। कई बार मैं कहता हूं ना कि जब हम कैसीनो जाते हैं या समझिए लॉटरी का टिकट खरीदते हैं या रेस कोर्स में आप जाकर टिकट खरीदते हैं या जो भी करते हैं वो गैम्बलिंग करते हैं, तो आपको पता है या तो आएगा या जीरो होगा। करेक्ट, ठीक है। कैसीनो में आप जाते हैं तो उतने ही पैसे रख के जाते हैं कि जितना आपको पता है वापस नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल। सो आप क्रिप्टो में लगा रहे तो एज ऑफ नाउ आपके लिए जब तक रेगुलेटेड नहीं है ये समझ आपको होनी चाहिए कि आएगा तो बड़ा आएगा लेकिन जाएगा तो पूरा जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो इनको लेकर जो रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, क्लैरिटी होगी, सबके लिए होगी। जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, जो करना चाहते हैं उनके लिए, जो कर चुके हैं उनके लिए, जो एक्सचेंजेस रोज बनकर आ रहे हैं उनके लिए, तो सबके लिए अच्छा है कि एटलीस्ट आपको पता है कि अब किस माहौल में, किस वातावरण में आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है। बिल्कुल। और आज इस पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी वाली चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में समय बताऊंगा कब हम करने वाले, लेकिन करेंगे। बने रहिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा और थोड़ी बहुत नॉलेज भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पर, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। अच्छा सर, मज़ा कल वैसे मार्केट एक्शन देखकर भी आया, स्पेशली जो 15 मिनट के ओपनिंग डिप पर आपने कहा कि थोड़ा सेटल होने दीजिए, अच्छी रिकवरी आ सकती है। शानदार रिकवरी आई सर कल तो।
देखिए कैसे दीप, कल के खराब माहौल में मैं बहुत नेगेटिव नहीं था जी। आज के बहुत पॉजिटिव माहौल में मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूं। पॉजिटिव नहीं है। हाँ, मतलब रियलिस्टिक होना ठीक है। बिल्कुल। क्यों? कल कॉल एक ही था कि शुरुआत के 15 मिनट देख लेना है। Absolutely. उस 15 मिनट के बाद जो होना है क्लियर कट हो जाएगा और उसके बाद हम सही रफ्तार पकड़ लेंगे। जो हुआ कल का सेशन बिल्कुल स्क्रिप्टेड था, जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ भी। बंद भी वहीं हुआ जहां होना चाहिए था, 17,500 के आसपास। 17,550 का हमने स्टॉप लॉस भी दिया था, एग्जैक्टली 17,553 का हाई बनाया लगभग वहां पर। सो बेसिकली लेवल्स को सारा रेस्पेक्ट किया है। तो पॉइंट ये है कि क्या और अपसाइड बाकी है यहां से इस रिकवरी में? मेरा जवाब है हाँ। हाँ, ओके। क्यों? 18,200 से 17,200 1000 पॉइंट की आपने कमजोरी दिखी। 1/3 आपको बढ़ना है, यानी कि 350 पॉइंट आप बढ़ चुके कल। हो गया। 200 से 17,550 आ गया। अब आइए 50%। मेरा सिंपल फॉर्मूला है रिकवरी का, मैं 3% देखता हूं। 1/3, 50%, 2/3। अब हम आएंगे 50% पे, 17,200 से 17,700। अंडरस्टूड। 17,675, 17,700 यहां पर जाके रुकने की जगह है। नहीं रुके तो फिर हम 2/3 वाले में जाएंगे, ओके। यानी कि लगभग 650 पॉइंट, जो होगा आपका 850, 825 के आसपास। तो मेरा ये मानना है अगर आज या एक्सपायरी तक 17,625, 17,675, 17,700 मिलता है, वहां प्रॉफिट बुक करने की जगह बेस्ट जो रेंज है 17,675 से 17,775 है, उसमें मैंने 25 पॉइंट कम किया है। तो बेस्ट टॉप आउट होने वाली जो रेंज है इस रिकवरी में वो 17,650 से 17,750 की है। यहाँ से 150 से 250 पॉइंट वो मिलेंगे, वहां पर प्रॉफिट बुक करके एक बार शांति से बैठना है, वापस नीचे आने दो, फिर एंट्री करिएगा। अंडरस्टूड। सिंपल। और इसीलिए हम ये लगातार करें, अगर 17,800 के ऊपर बंद हो गया तो ट्रेंड बदल ही जाएगा वापस। आज फिर से वही लाइन है, 17,800 के ऊपर निफ्टी बंद होना चाहिए, बैंक निफ्टी 38,300 के ऊपर बंद होना चाहिए। अगर इन दो लेवल के ऊपर बंद होता है तो ट्रेंड आपका न्यूट्रल हो जाएगा। बस, तो ये ध्यान में रखिए। मैं आपको करेक्शन की रिकवरी कितनी हो सकती है या कितना गिर सकते हैं उसके फॉर्मूले भी मैंने आपको 3 बता दिए। बिल्कुल। तो अगली बार आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि आप कहां से गिरे। अब आप 18,600 से मत गिनेगा, मैं 18,600 से गिर के 17,200 आया नहीं, वहां से आपको 18,216 से गिनना है जी। तो कहां से गिनना है, बस वो पॉइंट आपको पकड़ में आना चाहिए। अब आपको पता है 50%, 1/3, 2/3। सो 1/3 हमने कल कर लिया एक ही दिन में, बिल्कुल। 2/3 शायद आज कर ले, आगे देखेंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए फिर आज का सेटअप भी समझाइए, कैसे देख रहे हैं आज के संकेत? आज के सेटअप में दीप ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर रखें, क्योंकि ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। डाउ फाइनली डाउ में कल एक अच्छी बात दीप जो दिखी हुई है कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ है, ये अच्छी बात है। हालांकि बॉन्ड यील्ड फिर से 1.66% है, नेस्डेक थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि संकेत मिले जुले हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। डाउ फ्यूचर्स भी सुस्ती का माहौल दिखा रहे हैं, इसलिए ग्लोबल मैंने पॉजिटिव रखा है। एफआईज के डेटा न्यूट्रल है, घरेलू फंड पॉजिटिव है, वायदा कारोबार पॉजिटिव है, सेंटिमेंट नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है, ट्रेंड मेरे लिए अभी नेगेटिव है। एक बार मुझे थोड़ी और ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ओके, क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए आज के सारे संकेत। एटलीस्ट सेंटिमेंट न्यूट्रल है, यहाँ पर रखेंगे नजर। सेंटिमेंट की जो आप बात करें दीप, आज के लिए सेंटिमेंट सुधारने के लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि कल की रिकवरी के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि आप ये माने न माने कि तेजी होगी नहीं होगी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको ये मिल जाता है कि 17,200, 275 के नीचे आप नहीं जाएंगे। पहला। दूसरा, सेंटिमेंट सुधारने वाला काम जो सेबी का सर्कुलर जो था, जो 3 महीने के लिए टला है, ये भी सेंटिमेंट सुधारने वाला है। तीसरा, अगर 10 करोड़ इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के हैं, जो आगे पीछे अगर क्रिप्टो अगर वो वाकई में इन्वेस्टर हैं तो कहीं और तो शिफ्ट होंगे। तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर खराब नहीं है ना। सो उस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि ये भी एक सेंटिमेंट के लिहाज से इक्विटी मार्केट। और आप देखिए कल इंडिया में सारे क्रिप्टो करेंसीज 20-25%, 30% तक घटी है। यस सर। और वो ग्लोबली नहीं घटी है, इंडिया में घटी है। आप सिर्फ एक सोचिए, सबसे ज्यादा 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ, उसके बाद 3.25 करोड़ यूएस में। अगर ये सारे बेचने निकले खरीदेगा कौन? हालांकि यही बात लागू इक्विटी मार्केट पे भी होती है, यही बात लागू गोल्ड पर भी होती है, जिसके हम सबसे बड़े मायने हर एक एसेट क्लास में होती है। मैं ये नहीं कह रहा ये खाली क्रिप्टो के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक मतलब हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स या बहुत बड़े जिन्हें हम आमतौर पर समझदार लोग मानते हैं, वैसे तो समझदार वो है जिसने पैसा बनाया जी, मार्केट की भाषा में तो समझदार वो है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई बड़े लोग ऐसे नहीं मिले जो कहें कि मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया या फॉर्च्यून बनाया। हो सकता है मिस किया हो, वो भी एक रीजन हो, बट फिर भी
जिन्हें आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल समझदार या एक्सपीरियंस लोग मानते हैं जी, वो एक उदाहरण आपके पास अभी है नहीं। है नहीं। सो ये सेंटीमेंट के लिहाज से ये एक पॉजिटिव, तो सेंटीमेंट आज के लिए काफी बेहतर है कल के मुकाबले में। ठीक है, तो सेंटिमेंट बढ़िया है, ये अच्छी बात है और भी सुधर सकता है। लेवल सर फिर 17,400 17,440 आज दिन के लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। कमजोरी का पहला संकेत दीप तभी आएगा जब आप 17,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, यानी कि 100 पॉइंट कमजोर भी हो जाए तो आप कमजोर नहीं है, ये मानकर चलें, पहली बात। ठीक है सर। दूसरा 17,225 17,275 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है, शॉर्ट कवरिंग भी अगर आए तो आएगा नहीं। ऊपरी रेंज 17,550 17,600 हल्की फुल्की रुकावट इस रेंज में खुलेंगे। उसके बाद 17,600 के ऊपर टिके तो 17,625 17,675 ये टारगेट होगा ऊपर का, जहां हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आ सकती है। ठीक है, ये आपके लिए फाइनली जो बता रहे हैं ऊपर की रेंज 17,650 750 की बन के आती है, जो बिकवाली की रेंज है। बैंक निफ्टी 37,125 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट है यहाँ पर। इसके नीचे जाने पर कमजोरी आपको 37,000 के नीचे ही फील करनी है, यानी कि आप 350 पॉइंट कमजोर भी हो जाए तो इतने कोई खास कमजोर नहीं, कमजोरी 37,000 के नीचे। तब पिछले 2 दिनों का जो डबल बॉटम बना है 36,650 वो आज भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो 36,650 36,750 मजबूत खरीदारी का जोन है, ये टूटना नहीं चाहिए। ये टूटा तो ही कमजोरी का संकेत आएगा, लेकिन उसमें भी बहुत डर इसलिए नहीं दीप कि 36,300 36,450 की रेंज स्ट्रॉन्ग बॉटम में। कल भी हम बात कर रहे थे कि फ्रेश कमजोरी आपके लिए तभी होगी जब वो लेवल आप तोड़ें। तो कल और 17,200 के आसपास निफ्टी का था, तो निफ्टी तो वहां तक पहुंचा, बैंक निफ्टी तो उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं, डबल बॉटम बनाकर ऊपर आ गया। तो इसलिए ये क्लियर है 36,650 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया और वो आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं, कल का हाई 37,450 37,575 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, वहां पर खुलेंगे हम। उसके ऊपर 37,750 37,925 सेल जोन है। बड़ी तेजी तब बनेगी जब आप 38,050 38,225 की रेंज को पार करके टिके हैं, जिसमें वक्त है। इसीलिए मैंने कहा 38,300 के ऊपर के बंद होने के बाद ट्रेंड बदलेगा। तो इसलिए एक बार 38,000 पर ब्रेक है, परफेक्ट रेंज है प्रॉफिट बुकिंग करने की, शॉर्ट करने की 37,750 37,925। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए आज के बड़े लेवल्स। रेंज क्या निकल कर रहेगी ट्रेडिंग के लिए? 17,440 17,550 दिन की छोटी रेंज, 17,400 17,600 मीडियम रेंज, ज्यादा संभावना इससे काम चला लें हम। 17,275 से लेकर 17,675 दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 37,125 37,450 दिन की छोटी रेंज है, 37,000 37,750 ये दिन की बड़ी रेंज है, और 36,650 37,925 सबसे बड़ी रेंज आज दिन के लिए। ये है आपके लिए 3 रेंज। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए आज की रेंज, निफ्टी बैंक निफ्टी और बड़े लेवल्स भी। डेटा क्या कह रहे हैं सर, कल की रिकवरी में पीसीआर में क्या बदलाव हुए हैं? पीसीआर के भी बदलाव थोड़े से बढ़कर आए हैं, और एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन भी 1% बढ़ी। मैं एफआईएस के डेटा यही डिस्कस करना चाहता हूँ। 4,500 करोड़ की कैश में बिकवाली है और वायदा कारोबार में लगभग 3,270 करोड़ की खरीदारी। तो नेट आपकी बिकवाली करीबन 1,300 करोड़ की। ठीक है, लेकिन अब इसमें काफी बड़ा एडजस्टमेंट आपका वेदांता का है। वेदांता की डील साइज क्या थी? 4,800 करोड़ 4,800 करोड़। अब उसमें से कितना एफआईज ने बेचा है, प्लस जो खरीदा गया है प्रोमोटर्स के द्वारा वो बाहर की कंपनियां हैं। आई डोंट नो एफआईज में आती है या नहीं आती होगी, भगवान जाने, मुझे पता नहीं है फ्रेंकली, क्योंकि वैसे तो प्रोमोटर कैटेगरी होती है, करेक्ट है ना, लेकिन अब उसको आप प्रोमोटर कैटेगरी में मानते हो या विदेश से पैसा आ रहा है, विदेशी प्रोमोटर तो उसको एफआईज में मानते हो, मुझे पता नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए उसे प्रोमोटर कैटेगरी में, लेकिन आ तो डॉलर में ही रहा है पैसा, है ना। एक नीदरलैंड की कंपनी ने खरीदा है, एक ट्विन स्टार ने खरीदा है। सो मुझे डेटा को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं क्या है, तो इसलिए मैंने आज डेटा न्यूट्रली रख दिया एफआईएस का। ना समझ में आए तो और क्या करेंगे। ठीक है, 1,412 करोड़ की खरीदारी है घरेलू फंड की, जो ठीक है। अब आप जो पीसीआर का डेटा पूछ रहे हैं, पीसीआर का डेटा बढ़कर आया, ओवरसोल्ड था 0.67 से, वहां से 0.84 आया। अभी भी कोई ओवरबॉट नहीं है, अभी भी है तो शॉर्ट साइड पर ही है। ऐसे में अगर आज किसी भी लेवल से नीचे आता है तो एक शॉर्ट कवरिंग होगी, या हो सकता है शुरुआत में ही हो जाए, जैसा कि आपको संकेत दिख रहे हैं। ये आपके लिए पीसीआर के डेटा। और विक्स 3% अभी भी बढ़ा, यानी कि वॉलेटिलिटी अभी भी कम होने के आसार है नहीं। ठीक है सर, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, बट पीसीआर अभी भी कंफर्टेबल है कल की रिकवरी के बावजूद। पोजीशंस क्या करना है सर मौजूदा? 17,400 स्टॉप लॉस छोटा है, 100 पॉइंट का इतना ही रखिए, ज्यादा से ज्यादा 17,375 कर लें, लेकिन 17,400 काफी है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी, और क्लोजिंग बेसिस पर भी यही स्टॉप लॉस रखिए, इससे ज्यादा नीचे रखने की जरूरत नहीं। बैंक निफ्टी 37,000,
ये इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर क्रिस्टल क्लियर यही स्टॉप लॉस रखने और कुछ भी नहीं। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस थोड़े से अलग होंगे। 17,550 इसके ऊपर खुलेंगे और इसके ऊपर खुले तो डे ट्रेडर्स को शॉर्ट काट लेनी चाहिए अगर आपकी है तो, क्योंकि उसके ऊपर आपके लिए 100 से 150 पॉइंट तक की जगह खुल जाती है। उसकी रिस्क अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो ठीक, और रखना चाहते हैं तो फिर आपका भी स्टॉप लॉस वही होगा जो क्लोजिंग बेसिस पे है 17,675 का। इसके ऊपर बंद होने पर आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए, ये आपके लिए। अब आइए शॉर्ट पोजीशन पर बैंक निफ्टी 37,450 का कल हाई बनाया है। छोटा स्टॉप लॉस आप वहीं रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर करिए, 37,600 का रख लीजिए। हालांकि ये भी ट्रिगर होगा जी, ट्रिगर होने की संभावना है। तो 37,600 आपका डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर जब तक 38,000 के ऊपर बंद ना हो तब तक आप शॉर्ट रह सकते हैं। लेकिन आपकी ताकत होनी चाहिए 700 पॉइंट की, और अगर नहीं है तो फिर आप डे ट्रेडर के तौर पर ही स्टॉप लॉस लगाकर ट्रिगर कर ले। अपने अपने रिस्क के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस का लेवल चुनना है। ठीक है सर, समझ गए। तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर सलाह। नई पोजीशन से एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करनी है 17,400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट बनेगा 17,550, 17,600 दो छोटे टारगेट, 625, 675 मीडियम टारगेट और 750 फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है निफ्टी में खरीदारी। अगर चांस मिल जाए, यू नेवर नो, आजकल जिस तरह का मूड माहौल है, कब बाजार मौका दे दे, उस मौके के लिए तैयार हैं। और वो मौका अगर आपको मिलता है तो निफ्टी खरीदना है आपको इस रेंज में, जो है 17,225 से लेकर 17,300 की इस रेंज में आए तो किसी के इनविटेशन का इंतजार न करेंगे, कोई आके मुझे बोलेगा प्लीज ले लीजिए। करेक्ट, खुद ही अपना दिमाग लगाकर ले लीजिएगा। हिम्मत भी करनी पड़ेगी उस लेवल पर दोनों ही चीज लगेगी, क्योंकि बहुत दूर की रेंज है। 17,200 का स्टॉप लॉस होगा, 400, 440, 500, 550 ये 4 टारगेट आपके लिए अगर आ जाए तो चांस कम है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट लेवल है शॉर्ट करने के लिए जो मैं आपको दे रहा हूँ, 650, 750, 650, 75 से शुरू करिए, 750, 775 तक बेचिए, 825 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, पक्का बेचिएगा इस लेवल में, मेरे बोलने पर 100%, मेरे बोलने पे यहाँ जरूर बेचेगा। ओके, हाँ, मेरे नाम से बेचेगा करने के हाँ। स्टॉप लॉस जरूर लगेगा अगर मेरे नाम से बेच रहे हैं तो 17,825 का, क्योंकि उसके बाद मैं ट्रेंड पॉजिटिव कर दूंगा, न्यूट्रल कर दूंगा। इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगा के बेचेगा। लेकिन वो रेंज देखिए, 2 दिन में अगर आप 17,200 से 17,800 आ जाते हो, 600 पॉइंट, तो बड़ी रिकवरी, तो वहां नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? एब्सोल्युटली, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेच सकते हैं। 17,615 पहला टारगेट है, 550, 500 और 17,450 इन टारगेट्स के लिए करनी है बिग वाली। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी इसमें एग्रेसिव ट्रेडर्स का एक अलग से दिया है, जी। अगर करना ही चाहे, कोई बहुत गैप मिल जाए और अगर आपको लगता है कि मुझे गैप, बड़े गैप पे बेचना है, 17,700 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बेच सकते हैं। 17,450, 17,415, 17,325, 17,275 और 17,225 तक के टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बिकवाली का मौका बन सकता है निफ्टी में। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों मौके हैं जी। ठीक है, बैंक निफ्टी पे एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीदारी करें 37,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर का टारगेट कल का हाई 37,450, 37,525, 37,600, 37,750 और 37,975 फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये सारे टारगेट्स आ सकते हैं जी, आ सकते हैं। और बाकी जो इंतजार करके आराम से खरीदना चाहें, जो कि लेवल आएगा नहीं, एकेडमिक पर्पज से देखे रखूं, जैसे निफ्टी का दिया था, जैसे ये भी लिख लीजिए, 36,650, 36,750 अगर आज गलती से फिर कभी मिल जाए कि एफआईएस फिर से बेचने के मूड में आ जाए, लोग फिर से कुछ हो जाए ऐसा, तो इस रेंज में खरीदिए। 36,500 का स्टॉप लॉस होगा, 36,950, 37,125, 37,275, 37,350, 37,450 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी ये बैंक निफ्टी में। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया रेंज जो मैं बता ही रहा हूँ, 37,750, 37,975 की रेंज में आता है, तो बिल्कुल 100% वहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 38,225 का। दूर का स्टॉप लॉस है, मुझे पता है, और दूर का ही दूंगा क्योंकि उससे पहले बनता नहीं है। फिर भी जिसको बहुत छोटा रखना है 38,050 का रख लें, लेकिन मेरी राय होगी 38,225 का स्टॉप लॉस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही शॉर्ट करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, 37,575, 450, 37,275 और 37,125 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में ऊपर में जरूर बेचिए। ओके, बेचना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप इस समय। बाय द वे हमारे प्रोड्यूसर अरुण बता रहे हैं सर कि भारत में क्रिप्टो के दाम आज फिर से गिर रहे हैं, जो इंडियन प्राइस है। ग्लोबली इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बट जो अभी हम बात कर रहे थे उसके बाद थोड़े और यहाँ पर दामों में प्रेशर आ रहा है। तो वही है कि क्लैरिटी लोगों को चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफ़ी कन्फ्यूजन इस समय वहाँ पर फैला हुआ है। अच्छा सर, बैन लिस्ट का मैं आपको अपडेट दे दूँ।
कुछ ज़्यादा बड़े Same- यहाँ पर बदलाव same ही नहीं है। है। एस्कॉर्ट्स वोडाफोन, तो यहाँ पर कुछ आज ही देखेंगे, आज अगर आते हैं कल की एक्सपायरी से पहले या नहीं। फंड्स का डेटा समझ लिया, वायदा कारोबार की तरफ से अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सर। 17,500 मेक और ब्रेक लेवल है, वहीं पर बंद हुए हैं। 17,500 के पुट पर 43 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 45 लाख शेयर है, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। इमीडिएटली सपोर्ट 17,400 है, इमीडिएटली रुकावट 17,600 है। क्रिस्टल क्लियर लेवल है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। बैंक निफ्टी 37,000 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट है, 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, वहाँ रुकावट है। हल्की फुल्की रुकावट 37,500 पर है, 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, उसे पार करेंगे शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी होगी। तो हल्की रुकावट की रेंज जो है शुरुआती कारोबार में बैंक निफ्टी में, वो दीप है 37,500 से 37,600 का। एक बार उसे पार किया तो बैंक निफ्टी 38,000 की तरफ बढ़ेगा और तब 37,750 से लेकर 37,925। एक अगर आज मुझे एक ही लेवल आप कहें कि जहां शॉर्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी, तो वो 37,925 होगा। ओके, 37,925 ये important डेटा है। ठीक है सर, चलिए। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेटा, आज की स्ट्रैटेजी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है, देखते हैं आज कैसा एक्शन रहेगा। आइए बताते हैं आपको आज के खबरों वाले शेयर्स भी और आज की दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। मानसी, वरुण, देवांशी और साथ ही कुशल हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। वैसे Q2 FY22 के नंबर्स सीजन तो खत्म हो चुका है, लेकिन सीमेंस आज अपने नतीजे पेश करने जा रहे हैं। नतीजों के साथ डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है, तो सीमेंस पर इसके चलते नजर रखेगा। इसके अलावा इंडियन होटल्स पर फोकस रहेगा। 24 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक कंपनी का राइट्स इश्यू जो है वो खुला रहेगा। तो आज से राइट्स इश्यू खुलने जा रहा है, दाम जिसके 150 रुपये प्रति शेयर के तय किए गए हैं। राइट्स इश्यू के माध्यम से कंपनी 1,982 करोड़ जुटाएगी। तो इंडियन होटल्स पर भी नजर रहेगी। कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होने जा रही है। कृषि कानून वापस लेने वाले प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है, तो फार्म लॉज एजेंडा में रहेंगे, जिस पर नजर रहेगी। IEX रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी दोबारा ट्रेडिंग शुरू करने जा रही है, और आपको बता दें 16 महीने के गैप के बाद दोबारा यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। और अमारा राजा बैटरीज, नैल्को, पावर फाइनेंस कंपनी और साथ ही पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, ये तमाम कंपनियां आज एक्स डिविडेंड ट्रेड होती हुई दिखेगी। तो ये है आपके लिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए खबरों का दौर शुरुआत करते हैं देवांशी के साथ। मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले जितने भी सरकारी बैंक हैं इस पर आप नजर रखें, स्पेशली IOB और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए अब बैंकिंग कानून में बदलाव सरकार करती हुई दिखेगी, और इसका जो बदलाव के बिल्स हैं वो अब विंटर सेशन में आते हुए दिखेंगे। इस पर आप नजर रखें। कोल इंडिया 29 नवंबर यानी कि 29 नवंबर को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी, और 7 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट इसकी तय की गई है। HAL, भारत डायनामिक्स इन डिफेंस कंपनीज पर आज आपको नजर रखनी होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो एविएशन है IAF, इसके लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स खरीदने की मंजूरी दी है। 2,236 करोड़ के जो इक्विपमेंट्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, वो भारत से प्रोक्योर करती हुई दिखेगी, जो कि मेक इन इंडिया हो गया। और इसी के चलते HAL, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनीज हैं जिस पर आज आपको फोकस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए वरुण से भी जाने कुछ और खबरें। मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि पुनीत गोयंका जी की तरफ से बयान आया है कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी का जो मर्जर है वो ट्रैक पे है। जी और सोनी के मर्जर से देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी जो है वो बनने जा रही है। स्टैंड अलोन आधार पर रेवेन्यू करीब $2 अरब के आसपास का होगा, और इस कंसोलिडेशन से पूरे इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा होगा। विलय के बाद बनी कंपनी में सोनी $1.575 अरब के आसपास का निवेश करने वाली है, और मर्जर के बाद शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, इस कंपनी का जो IPO है 30 नवंबर को खुलेगा, 2 दिसंबर को बंद होने वाला है। प्राइस बैंड जो है 870 से 900 रुपीज़ का है। राकेश झुंझुनवाला का इस कंपनी में स्टेक है। कुछ बल्क डील्स हुई है, जिसमें लाइका लैब्स, यहाँ पे इप्का लैब्स ने 17.74 लाख शेयर्स खरीदे हैं। अमी पारेख ने भी करीब 9.75 लाख शेयर्स खरीदे हैं 124 से 126 के रेट के बीच में, और एक स्टॉक ब्रोकर है, उन्होंने करीब 8 लाख शेयर्स बेचे हैं 128.45 के रेट पे। और किर्लोस्कर न्यूमेटिक, यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है, करीब 5,23,000 शेयर्स बेचे गए हैं, 392 के रेट पे यह सौदा हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें और फंड एक्शन भी जो होते हुए दिखा है। अब जानते हैं आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और ब्रोकरेज फोकस किधर है FIR में।
मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेज? मॉर्निंग दीपांशु, आप देखिए मैक्वेरी ने ऑटो स्पेस पर अपना फोकस बढ़ाया है, जहां पर टीवीएस मोटर्स पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, बट टारगेट 705 से बढ़ाकर 810 रुपए के अब इन्होंने कर दिया है। ये मान रहे हैं कि जो नए लॉन्चेस हैं और एक्सपोर्ट्स है वहां पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है और मार्जिन अपसाइड जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेज अबीज होते हुए दिख रहे हैं उससे कंपनी को फायदा होगा। मैक्वेरी ने हीरो मोटोकॉर्प पर भी न्यूट्रल रेटिंग के बरकरार के साथ 2930 रुपए के लक्ष्य दिए हैं। साथ ही बजाज ऑटो पर भी इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और 4007 रुपए के टारगेट यहां पर भी ये सुझा रहे हैं। मैक्वेरी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर भी अपना फोकस बनाया है, जहां पर हैवेल्स पर ये अपने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रख रहे हैं 1464 के टारगेट के साथ ही वोल्टास पर इन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, मौजूदा जो है 1016 रुपए के इन्होंने दिए हैं। मैक्वेरी ने भारतीय एयरटेल पर भी अपनी राय दर्ज की है, जिसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर बरकरार रखी है और टारगेट 860 रुपए पर रखा है। जिस तरह से यहां पर इनफैक्ट टैरिफ हाइक्स बढ़ाते हुए दिखे हैं, ये करीब 20 से 25% का आगे चलकर इंडिया मोबाइल आरपूस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही बर्नस्टीन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है 2830 रुपए के टारगेट के लिए। और जेफरीज यहाँ पर इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक है उस पर अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है 1020 के टारगेट के लिए। ये मान रहे हैं कि जो डिजिटल पेमेंट्स है ये आगे चलकर इनकी एसएमई बैंकिंग स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा इनेबलर हो सकता है और टैक्स स्पेंड्स भी लगातार यहाँ पर बैंक्स करती हुई नजर आ रही है। और HDFC बैंक पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है 2070 रुपए के टारगेट के लिए। और ये देख रहे हैं कि जो बैंक की डिजिटल स्ट्रैटेजी है वो भी आगे चलकर काफ़ी अच्छे ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही UBS जुबिलेंट फूड पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है 4150 रुपए के टारगेट के लिए। और आपको CLSA पर भी फोकस रखना है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वोडाफोन आइडिया पर अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट है वो 11 रुपए के लिए दिए हैं। ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से ये टैरिफ हाइक्स होते हुए दिखे हैं, इनके आय में करीब 10% का उछाल जो है आगे आने वाले समय में संभव है। UBS ने इनिशिएट की है अपनी कवरेज PB फिनटेक पर सेल रेटिंग के साथ 1050 के टारगेट्स ये दे रहे हैं, मौजूदा भाव 1215 रुपए का है। और ये मानकर चल रहे हैं कि जो PB फिनटेक है यहाँ पर 46% की रेवेन्यू कैगर FY 21 से 24 के बीच हो सकती है। अब ये देखना होगा कि आगे चलकर जो कंपनी का अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है वहाँ पर कितनी डिमांड फर्दर जनरेट होती है। तो यहाँ पर इन सब शेयरों पर आपको नजर रखनी है जिस तरह से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिस पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सिमी जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे होगा इन्फोसिस में खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1719 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट होगा 1750, दूसरा होगा 1764 और तीसरा होगा 1772। तो ये तीनों टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को आज खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, तो इन्फोसिस में करनी है खरीदारी, ये है आज पहला पिक सिमी जी की तरफ से आता हुआ आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग अविनाश जी, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, हमको ऑटो स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। हमको लग रहा है कि इसकी दो वजह है। एक तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स का मामला है वो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स की ऐसी बातें चल रही है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं मार्केट से कि दिसंबर के बाद ये क्लियर आउट होगी। इनफैक्ट भारत फौज के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि उनके लिए भी ये अपसाइड आएगी। तो ऑब्वियसली जो 4 व्हीलर कंपनियां हैं वहां पे हमने देखा है कि डिमांड तो काफ़ी अच्छी है, अभी भी गाड़ियों के लिए 8-9 महीने के वेटिंग पीरियड है, लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम सेमीकंडक्टर चिप्स के कारण थोड़ा सा डाउन था। M&M की बात करें तो हमको लग रहा है कि एग्री स्पेस में और यूटिलिटी व्हीकल स्पेस में इनका प्रोडक्ट पोजिशनिंग बहुत ही बढ़िया है। प्लस जो उनके सब्सिडरीज है वो भी काफ़ी अच्छी वैल्यू हमको लग रहा है आने वाले साल में रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट प्राइस पे 899 पे खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि 6 से 8 महीने का अगर नजरिया है तो 1050 1060 का लेवल पॉसिबल है। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक है और मुझे लग रहा है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर होपफुली काफी अच्छा आएगा और ऑब्वियसली थर्ड क्वार्टर में फेस्टिवल सेल्स का भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से आज का पिक। 1050 1060 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ये राय है अविनाश जी की तरफ से। आइए बता दें आपको एक खास आयोजन के बारे में जो आप देख पाएंगे कल दोपहर। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के मौके पर जी बिजनेस और MCX IPF बेहद खास वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि बेस मेटल्स में आप किस तरह से हेजिंग कर सकते हैं, इसमें प्राइस डिस्कवरी किस तरह से होती है और आत्मनिर्भर बनने में
मेटल इंडस्ट्री की कितनी बड़ी भूमिका है और कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ कल दोपहर 12:30 बजे हमारे खास वेबिनार हेज इन इंडिया। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप BMH ये लिखिएगा और आप हमें SMS कर दीजिए 57575 पर। ये हमारा SMS नंबर है और इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको लिंक आ जाएगा। उसके बाद आप इस वेबिनार में कल दोपहर 12:30 बजे हमारे साथ जुड़ पाएंगे। अच्छा, जुड़ने की बात हुई तो दीप एक और बात बता दें जी। जुड़ने के लिए आज दोपहर 2 बजे आप हमेशा जुड़ते हैं। एब्सोल्युटली। आज अपना टाइम टेबल थोड़ा सा सेट कर लीजिए। जी आप भी करिए, हाँ करेंगे मैंने सर। भी कर लिया है हाँ। और हमारे दर्शक भी, क्योंकि आज दीप और मैं हम आपके साथ में दोपहर 2 बजे नहीं जुड़ेंगे, 1:30 बजे, 1:30 बजे आधा जल्दी घंटे और- ज़्यादा। हाँ। तो हम थोड़ी ज़्यादा फील्डिंग करेंगे और फील्डिंग करने की खास वजह है, जी। वजह है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट क्रिप्टो को लेकर अब हो रहे हैं, इससे आप सब लोगों के क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अब आपके लिए आगे क्या आपके पास क्रिप्टो पड़ा है तो वो रखना चाहिए, बेच देना चाहिए, रिस्क क्या है, कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, आगे बैन होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, सरकार जो बिल लेकर आ रही, जो कानून बना रही, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपके क्रिप्टो से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं और दीप करेंगे। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए पाठशाला टाइप है, लेकिन पाठशाला से थोड़ा सा हटकर इसलिए क्योंकि इस वक्त की जो खबर है जी। और जिसके बाद सारे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो क्या करें, जो करना चाहते हैं वो क्या करें, जो कर चुके हैं, इन सब के बारे में। तो क्रिप्टो अब क्या होगा, इस पर आपको पूरा डायरेक्शन हम देने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, और अगर आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इन सब पर ये विशेष शो हमारा क्रिप्टो अब क्या होगा, मिस मत कीजिएगा। और इससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपको क्रिप्टो में करेंसी के तौर पर आपको लेन देन करना है तो क्या, एसेट क्लास के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या, इन सब पर विस्तार से होगी बातचीत और एक आपको क्लियर कट गाइडेंस मिलता हुआ दिखेगा। आइए, कुणाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। कुणाल जी सुप्रभात, सुन पा रहे हैं आप? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है अनिल जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक का चार्ट देखिए अनिल जी, तो इसमें हमने कल एक बड़ा जबरदस्त पुलबैक देखा था नीचे के लेवल से, और मुझे लगता है अनिल जी आज भी इसमें एक तेजी बनी रहेगी। स्टॉक का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो एक बहुत ही विशेष पैटर्न इंट्राडे चार्ट पर बना है। तो मुझे उम्मीद है अनिल जी ये स्टॉक वापस से 51-52 के लेवल्स दिखाएगा। इन स्तरों पर बाय करके चलने की मेरी राय है। स्टॉप लॉस रख लें 44 रुपए पर, 44 रुपीस का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट होगा 49 का और इवेंचुअल टारगेट 51 रुपए का होगा। तो ये है आपके लिए यूनियन बैंक, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। एक्शन में आते हुए दिख सकता है काउंटर आपको। ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज खबरों के दम पर एक्शन आते हुए दिखेगा। अविनाश जी, यूनियन बैंक तो अभी कुणाल जी ने खरीदारी की राय दी ही, बट PSU बैंक्स भी फोकस में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वापस बैंक निजीकरण की बात चल रही है और बैंक निजीकरण के लिए जो कानून में बदलाव करना है वो भी सरकार करेगी इसी विंटर सेशन में। ऐसी खबरें कल आई हैं। तो कैसे समझे सर PSU बैंक्स में एक्शन को और कहां पर रखना चाहिए इस खबर के दम पर फोकस? देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंक्स प्री कैपिटलाइजेशन और जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स है PSU बैंक्स का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस को अगर हम देखें तो ऑलरेडी काफ़ी ऐसे PSU बैंक्स है जो अच्छे बैलेंस शीट्स रखे हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशंस प्राइस टू बुक के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। हमको अभी भी जो फ्रंटलाइन PSU बैंक्स है दीपांशु, वो अभी भी पसंद है। हमको लग रहा है कि अभी भी निवेश अगर करना है तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 काउंटर्स है जो अच्छे खासे अपसाइड इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, प्लस रिस्क कम है। और सबसे बड़ी बात, आने वाले कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट SBI में हमको लग रहा है कि इस करेक्शन में आपको अच्छा प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है। इनके नॉट ओनली कोर बिजनेस बट इनके जो सब्सिडरीज है जैसे SBI कार्ड्स, SBI लाइफ, ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आपको FY23 में दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा विकल्प रहेगा PSU स्पेस में। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने भी काफी अच्छी तरह से काम एसेट क्वालिटी पे किया है, लोन बुक ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ये दोनों विकल्प करंट लेवल्स पे खरीदे जा सकते हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ पीएसयू बैंक्स जहां पर आपको रखना है फोकस। बाजार के मोमेंटम में भी हमने देखा कल अच्छा पार्टिसिपेशन पीएसयू बैंक्स अक्रॉस द स्पेस आते हुए दिखा। एक और पीएसयू जिसकी बात करना जरूरी है और वो है कोल इंडिया। डिविडेंड के लिए तैयार हो रही है कंपनी और 29 तारीख को है बोर्ड बैठक, डिविडेंड पर विचार करने वाली है और उसके बाद 7 दिसंबर को होगी इसकी रिकॉर्ड डेट। कुणाल जी, वैसे तो 190 के लेवल से तो हम डायरेक्टली इसको गिरते हुए देख रहे हैं, बट खबर के दम पर अगर एक्शन आता है तो कोल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? कल भी स्टॉक करीब 4% ऊपर था। देखिए दीपांशु, चार्ट अगर आप कोल इंडिया का देखें तो स्टॉक में हमने बड़ी भारी गिरावट आते हुए देखी। लगभग 200 रुपए से घट करके स्टॉक 150 रुपए तक आया और फिर हमने इसमें कल के ट्रेड में एक पुल बैक आता हुआ देखा है। पुल बैक एक मेजर सपोर्ट के लेवल से ही आता हुआ दिखा है और सामने एक रेजिस्टेंस भी दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए असली जो टेस्ट होगा वो 160 रुपए का स्तर होगा। 160 पार हुआ, उसके ऊपर ये स्टॉक टिक गया तो इसमें वापस से आपको एक बड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा, जिसमें संभावनाएं 175 180 के लेवल्स आ जाएं। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करें 152 का स्टॉप लॉस रख लें। दूसरा काम ये करें कि 160 रुपए के आसपास अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट भी ले सकते हैं। 160 पार हुआ तभी इसमें बड़ा मूव आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया जहां पर रखनी है नजर रखनी है। कुछ और काउंटर्स में भी जहां पर एक्शन बनेगा। IEX, सिमी जी इस पर राय दें, जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का कारोबार है 16 महीने के गैप के बाद आज फिर से शुरू होने वाला है। हालांकि इस खबर पहले ही आ गई थी और स्टॉक ने पॉजिटिवली भी रिएक्ट किया था, पर कल के 3% के मूव के बाद आज IEX का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है दीपांशु, और मुझे लगता है कि कोई भी खरीदारी मतलब कोई भी डीप में खरीदारी का ही सलाह मैं देना चाहती हूँ। अगर यहाँ से कोई इंट्राडे के लिए देखता है तो उनके लिए दूसरा बात है, उनके लिए तो छोटा स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। 760 770 का रेंज काफी मेजर सपोर्ट है, वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो इसमें पोजीशन बनानी चाहिए इंट्राडे के लिए। नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को पोजीशन बनाना है तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 2-3% 5% भी करेक्शन मिलता है, वापस मिलता है मार्केट में, अगर करेक्शन मिलता है तो वो खरीदारी का ही जगह होगा। ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है और मैं कोई भी डिप में मेरे क्लाइंटों को मैं कह रही हूँ कि ये पोर्टफोलियो में उठा के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। मेरा ओवरऑल टारगेट 1000 के ऊपर का है। हो सकता है उसके लिए 4 से 6 महीने हम लोगों को वेट करना पड़े, पर टारगेट्स मेरा है और वो हो सकता है कि नेक्स्ट 6 महीने देखने को मिल भी सकता है। तो मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ, कोई भी टिप में खरीदारी करने का ही सलाह होगा। और इंट्राडे के लिए जिनको लेना है तो उनके लिए 760 या 65 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदने का सलाह होगा। 830 से 850 का टारगेट होगा। हो सकता है कि 810 के ऊपर जाके 800-810 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो 830 से 850 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए IEX जहां पर आपको रखनी है नजर आज के लिए। इंडियन होटल्स, अविनाश जी, आज से इनका राइट्स इशू भी शुरू हो रहा है। क्या सलाह है सर आपकी इंडियन होटल्स पर? सर दीपांशु, इंडियन होटल्स के राइट्स में डेफिनेटली वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्योंकि राइट्स इनको नॉट ओनली वर्किंग कैपिटल बट थोड़ा बहुत डेट के लिए भी काम में आएगा। प्लस जिस प्रकार का जो टेलविंड्स अभी होटल सेक्टर में दिख रहा है, होटल्स अभी वापस नॉर्मलसी के तरफ मुड़ रहे हैं। कोविड और वैक्सीनेशन का जो रन रेट है वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। हमारा मानना है कि FY23 के लिए होपफुली अगर नॉर्मलसी आती है और कोविड का कोई बड़ा अटैक आता नहीं है तो डेफिनेटली होटल सेक्टर वो बेनिफिट करेगा। और इंडियन होटल सबसे बड़ा प्लेयर है, काफ़ी बड़ी ज्योग्राफिकल रीच है और हमको लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि लंबी अवधि के लिए अगर कोई चाहे तो इवन करंट लेवल्स पे निवेश कर सकता है। राइट्स इश्यू तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, आई मीन जो इन्वेस्टर्स है, उनको खरीदना है तो इवन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स। वैल्यू प्रोपोजिशन तो है ही, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। अच्छा अविनाश जी, एक बार जरा सीमेंस पर भी अपनी राय दें। बाकी सारे अर्निंग्स के बाद आज इसके नंबर्स आने वाले और अच्छे नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। कैसे समझे सर सीमेंस को? आई थिंक दीपांशु, सीमेंस एक मैक्रो स्टोरी है और जिस प्रकार के अभी जीडीपी के आंकड़े की बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक एज वेल एज इनका जो रन रेट है एग्जीक्यूशन का वो काफ़ी अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से नंबर्स का अनुमान तो अच्छा है ही, बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी और प्लस ग्रोथ का अनुमान ये देंगे आने वाले 6 मंथ्स के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट मार्जिन इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा है और ऑर्डर बुक इनफ्लो भी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसको रिजल्ट्स के बाद में भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोग थोड़े एग्रेसिव है वो रिजल्ट्स के पहले भी खरीदने की कोशिश करें। तो ये है आपके लिए सीमेंस में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती दिख रही। नतीजों के पहले नतीजे आज आने वाले, देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा।
एक और स्पेस है जिस पर राय लेना चाहता हूँ मैं आपसे अविनाश जी। हाल ही की लिस्टेड कंपनियां कल दोनों ही रिकवर करती हुई दिखी, पेटीएम भी, फिनो पेमेंट्स बैंक भी। खरीदा जाए या दूर रहे? देखिए, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, पेटीएम को एक ऐसा फिनटेक प्लेयर है जो कोई इंडियन भूल नहीं सकता, लेकिन फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स में इसके नतीजे और कंपनी के कमेंट्री, मैनेजमेंट की कमेंट्री की वेट करूंगा। जिस प्रकार से वो अपना बिजनेस मॉडल अभी चेंज कर रहे हैं, पेमेंट बिजनेस से दूसरे बिजनेस जैसे वेल्थ, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग में जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस के लिए उनको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी आपको मेरे ख्याल से एक आध 2 क्वार्टर्स के बाद ही करनी चाहिए। रही बात फिनो बैंक की, तो फिनो बैंक डेफिनेटली वेल पोजीशनड है। ये एक अच्छा वेल प्रॉफिटेबल बैंक है, तो यहाँ पे इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो निवेश थोड़ा सा क्वांटिटी जरूर किया जा सकता है आपके लिए राय फिनो पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पर। देखते हैं आज क्या कुछ एक्शन होता है। कुणाल जी, आप पेटीएम के चार्ट्स देख सकते हैं? सिर्फ 2 दिन हुए हैं तो भी 2 दिन 3 दिन देख सकते हैं। अनिल जी बिल्कुल देख सकते हैं। अनिल जी हालांकि देखिए बहुत सीमित डेटा है अनिल जी, लेकिन देखने को बिल्कुल देख सकते हैं। और अनिल जी चार्ट्स देखूं उससे पहले अनिल जी एक टिप्पणी करनी है अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ बोलिए सर। अनिल जी कल आपको देश के सबसे बड़े न्यूज शो डीएनए पर देखा मैंने, तो अनिल जी वहां पर रोल रिवर्सल हो रखा था, आप प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। तो अनिल जी कैसा महसूस हो रहा था? आप रोजाना प्रश्न करते हैं जिससे चाहे जो पूछ लेते हैं, और वहां आप अनिल जी सवालों के जवाब दे रहे थे, तो कैसा महसूस हो रहा था अनिल जी? रोज की आदत है, और सबसे मुश्किल सवाल पूछने वाले मेरे पास में बैठे हैं, इधर दीप, और कभी भी मुझे हिंट नहीं देते कि क्या पूछेंगे। बोले सर जो भी ठीक लगेगा पूछ लूंगा, ऐसा चुपचाप करके। सो आदत जो है ना ये सवालों के जवाब देने की सुबह 8 बजे से बनी है। फर्क ये है कि समय थोड़ा सा बदल गया, सुबह 8 के बजाय रात के 9 बजे था। थैंक यू सर। हाँ लेकिन ये जरूर है कि कल जो बड़े डेवलपमेंट हुए उसके लिहाज से ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। और अगर फिर भी क्रिप्टो को लेकर आपके और कोई भी सवाल है और कोई भी मन में जिज्ञासा है, कोई भी चीज़ें आप जानना समझना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको उसकी पूरी जानकारी दोपहर तक दे पाएँ। तो दोपहर 1:30 बजे आज मैं और दीप आपके लिए ये शो करेंगे, क्रिप्टो अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इस पर आपके लिए विशेष शो होगा। जी हाँ, पेटीएम के चार्ट्स बताएं सर। अनिल जी देखिए चार्ट से ज्यादा यहाँ पर आपका इंस्टिंक्ट काम कर रहा है। आपने कल ही बता दिया था परसों कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। उस समय अनिल जी स्टॉक अपने लो पर था और आपने कहा था कि पेटीएम को बाय करना चाहिए। कोई डेटा भी नहीं आपके पास नहीं था, लेकिन आपका इंस्टिंक्ट था अनिल जी, और वही कल इसमें हमने दमदार तेजी देखी। मुझे लगता है अनिल जी और ऊपर के लेवल्स आएंगे। जितना सीमित इंट्राडे चार्ट हमारे पास है उसके आधार पर अनिल जी कह सकते हैं कि 1500 पर रेजिस्टेंस है। 1500 जैसे ये स्टॉक पार करेगा, इसमें आपको एक 1700 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो और 200-300 रुपए तेज हो जाए बिल्कुल संभावना है। जिन्होंने खरीदा हुआ है एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, और स्टॉप लॉस 1375 पर रखना चाहिए। 1375 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर बने रहें। 1360 कल का लो था, और हमने लगभग 1360-65 के लेवल पर ही कहा कि यहाँ पर अब खरीदना बनता है। और खरीदना बनने के पीछे एक ही वजह है, वैल्यूशंस जब आईपीओ प्राइस से लगभग आधे हो जाए अब आकर्षक है। अगर इन प्राइसेस के आसपास पेटीएम का आईपीओ आता तो सुपर हिट होता था। बिल्कुल। तो रियल प्राइसेस जो शायद होनी चाहिए। अब इसमें भी सवाल हो सकते हैं लोगों के, किसी को लगता है ये भी ज़्यादा है, किसी को लगता है कम है, वो अपना अपना व्यू है। हमारा व्यू ये था कि 1350 के आसपास बुरा नहीं है अगर किसी को लेना ही है तो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से। आइए, वागले साहब है तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है भारती एयरटेल। कल 750 के बाद जो स्पीड से ये मूव आया है, मुझे लगता है ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए। 758 759 का बंद है, हो सकता है 755 के तक के करेक्शन लेवल्स मिल जाए, वहां पर बाय करना है। मेरे को 775 788 से 2 दिनों में ये स्टॉक जाते हुए दिखता है। आपका स्टॉप लॉस 747 का होना चाहिए। तो ये है आपके लिए भारती एयरटेल, जहां पर आप बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले 4-5 दिनों से ही हम देख रहे हैं
ज़बरदस्त मूव भारतीय एयरटेल ने आपको दिखाई है और आज भी वाकई साहब का यहीं पर भरोसा है। भारतीय एयरटेल के साथ साथ वोडाफोन भी आपको एक्शन में आते हुए दिखेगा। आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, 11 रुपए का ही टारगेट आ रहा है, तो इसके करंट प्राइस से ज़्यादा दूर नहीं है। अविनाश जी, एक राय आपकी भारतीय एयरटेल वोडाफोन दोनों पर। बैक टू बैक डेज में दोनों कंपनीज ने 20 से 25% के अपने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, प्रीपेड एंट्री लेवल से लेकर पूरा जो उनका प्लान है। कैसे देखें सर इसके इम्पैक्ट को? ठीक, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, भारतीय एयरटेल ने जो 20-25% का टैरिफ हाइक अनाउंस किया है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। करीबन हमारा नियर टर्म का टारगेट 850-860 है और इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय एयरटेल विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इसका मतलब क्लियर है कि प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छी बात है। रही बात वोडाफोन की, तो मुझे लग रहा है कि वोडाफोन में सबसे बड़ा ट्रिगर अभी फंडिंग का है। काफ़ी रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं कि फंडिंग आएगी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसिंग डेफिनेटली बढ़ता है तो अच्छी बात है। इनके कस्टमर्स भी अभी हाल ही के महीने में काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं, तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन कर्जा डेफिनेटली बैलेंस शीट पे ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट वोडाफोन अवॉइड करें, लेकिन भारतीय एयरटेल कोई भी डिप आती है तो खरीदने का मौका है। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर राय अविनाश जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे। शुगर सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बताने के लिए तैयार शुगर शेयरों को लेकर ये खबर। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है खबर? गुड मॉर्निंग सर। शुगर सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत TRQ यानी कि टैरिफ रेट कोटा के तहत 303 मीट्रिक टन अतिरिक्त शुगर यूएस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि 303 मीट्रिक टन अतिरिक्त शुगर एक्सपोर्ट की जा सकती है। ये शुगर सेक्टर के लिए काफी अच्छी खबर होगी। इसके पहले अगर हम देखें तो अक्टूबर तक 8,424 मीट्रिक टन जो शुगर है TRQ कोटे के तहत ये एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी, और अब ये 303 अतिरिक्त, अगर इन टोटल देखें तो दिसंबर 31 तक 8,727 मीट्रिक टन ये शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि शुगर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। लगभग ये ड्यूटी फ्री रहता है ये शुगर, तो इसके सेक्टर को काफी बेनिफिट इसको देखने को मिलेगा जी। ओके, तो अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। अब 31 दिसंबर 2021 यानी कि अगले सवा महीने में कुछ और बड़े एक्सपोर्ट की तैयारी। तो एक्सपोर्ट का 303 टन का अतिरिक्त कोटा एक्सपोर्ट होने के लिए अब मंजूरी मिली। यानी कि जो शुगर कंपनियां एक्सपोर्ट करती है हिंदुस्तान के बाहर और स्पेशली अमेरिका को, उनके लिए फायदे की बात होगी। बलरामपुर, श्री रेणुका, दामपुर की तरह के वाले, तो एक अच्छी खबर इन कंपनियों के लिए। अविनाश जी, कोई शुगर शेयर पसंद है आपको? इनफैक्ट अनिल जी, जो शुगर शेयर पसंद है वो बेसिकली एथेनॉल में भी है और उसका नाम है धामपुर शुगर। हमको लग रहा है कि धामपुर शुगर में डेफिनेटली एक पोजीशन अगर मीडियम टर्म के लिए करनी है तो कर सकते हैं। हमारा मानना है कि एथेनॉल की कैपेसिटी आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ने वाली है, और एथेनॉल जैसे सभी को पता है कि अभी एक मनी स्पिनर हुआ है सारे शुगर कंपनीज के लिए। एथेनॉल की डिमांड भी बढ़ गई है। अप्रैल 23 से गवर्नमेंट 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की अप्रूवल भी दे चुका है, कीमतें बढ़ी है। तो यहाँ पे जरूर नजर रखिए, कोई भी गिरावट अगर आती है तो यहाँ पे खरीदने का मौका रहेगा।